हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। टीम इंडिया में एक स्पेशल ऑडिशन होने वाला है। कहां पर होगा ये स्पेशल ऑडिशन, कौन लोग हैं जो जज करेंगे, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। फिर उसके बाद जो है इस पर चर्चा भी करेंगे, क्योंकि टेस्ट टीम में कुछ जगहें खाली हैं जिसके लिए ये स्पेशल ऑडिशन होने वाला है। तो फटाफट से स्पोर्ट्स अपडेट के ग्राफिक्स जो है वो दिखा दें, ताकि इंफॉर्मेशन जो है हम अपने व्यूअर्स तक पहुंचा दें। टीम इंडिया के चयन को लेकर बड़ी खबर जो है वो सामने आ गई है। दिलीप ट्रॉफी के 2 मैचेस के बाद जो है टेस्ट टीम का चयन होने वाला है, और ये 2 मैचेस जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद ही ये चयन होगा। 5 सितंबर से दिलीप ट्रॉफी के मुकाबले शुरू हो रहे हैं और 5 सितंबर को ही चारों टीमें मैदान पर होंगी। मतलब कि एक बेंगलुरु में और एक अनंतपुर में जो है मैच खेला जाएगा, और ABCD करके जो दिलीप ट्रॉफी में 4 टीमें खेल रही हैं, जिसमें लगभग टीम इंडिया के 10 खिलाड़ी जो है वो शामिल हो रहे हैं, वो भी इसमें खेलेंगे और एक तरीके से ऑडिशन देंगे, क्योंकि घरेलू मैचेस में जो अच्छा प्रदर्शन करेगा उसकी लॉटरी लग सकती है। लॉटरी किस लिहाज से कि उसका टीम इंडिया में टेस्ट टीम में चयन हो सकता है, जहां पर काफी पोजीशंस के लिए फाइट नजर आ रही है। टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी दिलीप ट्रॉफी में मैंने आपको बताया हिस्सा ले ही रहे हैं। 3-4 नामों पर चयनकर्ता प्रदर्शन देखकर जो है वो फैसला लेंगे। स्टेडियम में मौजूद रहकर चयनकर्ता दिलीप ट्रॉफी के मैच देखेंगे और उसके बाद जो है ये फैसला लिया जाएगा। कोच और कैप्टन के साथ विचार विमर्श करके बांग्लादेश के खिलाफ 19 सितंबर से सीरीज शुरू हो रही है। 2 टेस्ट मैच की सीरीज है। पहला टेस्ट मैच 19 सितंबर से खेला जाएगा और उसी के लिए ये स्पेशल ऑडिशन एक तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। फॉर अ चेंज दीपेश, बेहतर है कि घरेलू मैचेस को जो है, ना कि IPL को पैमाना बनाकर आप कुछ 3-4 स्लॉट जो है वो फिल करने की कोशिश करोगे। इट्स अ वेलकम चेंज। हाँ, मतलब होना भी यही चाहिए। मतलब एक आपने ना बड़ा IPL से टेस्ट टीम चुनो, इससे अच्छा तो अच्छा ना डेज क्रिकेट से आप चुनो। एकदम ना बहुत शानदार और सटीक सवाल है, क्योंकि अभी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारे थे ना, उसमें अजिंक्य रहाणे का जब टीम में चयन हुआ तो वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया उस बेसिस पे हुआ था। तो ये क्या तुक थी, क्या उन्होंने किया था कि IPL बेसिस पे आप एक टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल के लिए आप टीम चुन ले रहे हो, उसमें एक ऐसे ही मारने वाले बल्लेबाज को टीम में रख ले रहे हो। अच्छी बात यह थी कि 80 रन उन्होंने पहली पारी में कर दिए थे, लेकिन ये कोई पैमाना नहीं होना चाहिए। भाई कोई T20 प्लेयर अच्छा होता है तो वो टेस्ट में अच्छा नहीं हो सकता, या टेस्ट का अच्छा होता है तो T20 में नहीं हो सकता। अब चेतेश्वर पुजारा को थोड़ी ना कि टेस्ट के बेसिस पे उनको IPL टीम में जगह मिल जाएगी कि हाँ भाई वो 12 करोड़ के बिक गए कि उन्होंने 2 टेस्ट सेंचुरी मारी थी। तो ये जो चीजें अभी तक मिक्सिंग का सीन चल रहा था हमारे क्रिकेट में, उसका भी अब कहीं ना कहीं गौतम गंभीर ने और रोहित शर्मा ने मिलकर एक तोड़ निकाल दिया है कि डोमेस्टिक खेलो। भाई BCCI ने भी साफ सख्ती के साथ कह दिया कि 3-4 हैं जिनको छूट है, बाकी सब खेलोगे तो ही टीम में आ पाओगे, वरना नहीं आ पाओगे। और ये बहुत सही है। मतलब इससे आपका कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक क्रिकेट का जो थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड था, जो गिर गया था, अब वो वापस अपने उसी जगह पे आ जाएगा जहां शायद पीछे छूट गया था। ये बड़े बड़े प्लेयर्स उसमें खेलते हुए नजर आएंगे और रन करेंगे तो टीम में आएंगे, वरना जो और डिजर्विंग प्लेयर्स हैं वो अपनी जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। बिल्कुल जी, एक ये वेलकम चेंज है, क्योंकि IPL एक तरीके से पैमाना बन गया था, प्लेटफॉर्म बन गया था। जो वहां पर शाइन करता था वो टेस्ट टीम हो, ODI टीम हो, T20 टीम हो, उनमें जगह बनाता था। T20 तक तो फिर समझ में आता है, ODI में भी चलो एक तरीके से समझ में आता है, मगर टेस्ट टीम में जगह क्यों बनाएगा भाई कोई? अगर वो रणजी ट्रॉफी में अच्छा कर रहा है तो इज इट नॉट गुड इनफ? मगर उसको गुड इनफ नहीं माना गया। अब ये हो गया कि भाई चलो दिलीप ट्रॉफी के अंदर आप सब लोग खेलिए, एक दूसरे के खिलाफ परफॉर्मेंस दीजिए, जो अच्छी परफॉर्मेंस देगा वो उन पोजीशंस के लिए जिन पे फाइट है वो उनको कंसीडर किया जाएगा, जो दिलीप ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्मेंस दे के आएंगे, विच इज गुड इनफ। कि इसी तरीके से जो है कोई ना कोई बेसिस होना चाहिए ना, सिर्फ परसेप्शन के ऊपर बातें बनती रहे और आगे बढ़ती रही चीजें, वो गलत बात है। अब हमने आपको ये तो बता दिया कि भाई 3-4 पोजीशंस के लिए फाइट है। अगर 15 की टीम चुनी जाए, वो 3-4 पोजीशंस हैं कौन सी, उन पर एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो फाइट है वो विकेट कीपर बल्लेबाज कौन होगा। ठीक है, हम आपको ऑप्शंस दिखाते हैं कि विकेट कीपर बल्लेबाज के ऑप्शंस क्या क्या। दिखा दे भाई, ग्राफिक्स दिखाएं सबसे पहले, क्योंकि इन तीनों के बीच में जो है फाइट नजर आ रही है। ऋषभ पंत वापसी करेंगे अगर चयन हो जाता है तो, और मेरे ख्याल से 1.5-2 साल के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। और ईशान किशन, उन्होंने अच्छा किया, अभी बूची बाबू के अंदर वायरल हो रही है आज उनकी तस्वीरें भी कि उन्होंने जो गेंदबाजी भी की है वहां पे 2 ओवर की। ठीक है, ध्रुव जुरेल इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में कुछ गलत नहीं किया, इस युवा खिलाड़ी ने अच्छा किया, अच्छे रन बनाए और क्रूशियल वक्त पर बनाए। ठीक है, ये रन जो है, अब क्या उनको पिछला टेस्ट मैच या पिछली टेस्ट सीरीज आपने खेली थी उस प्रदर्शन का इनाम नहीं मिलना चाहिए कि उनको कंटिन्यू किया जाए और यंगस्टर पे भरोसा जिताया जाए? या फिर आप ऋषभ पंत पे जाएंगे जो आपके प्रूवन टेस्ट प्लेयर है, मैच विनर है टेस्ट मैचेस के अंदर, इंपैक्टफुल इनिंग्स खेलते हैं, ऑब्वियसली जाएंगे। मगर सेकंड विकेट कीपर कौन होगा, बैकअप विकेट कीपर कौन होगा, ये भी जो है सबसे बड़ा यहां पर सवाल है। 3 ऑप्शंस हमने दिए, तीनों का जो है पलड़ा अच्छा खासा है, बेसिस है। अब जो दिलीप ट्रॉफी में परफॉर्मेंस कर दे आप उनको लोगे, ये आप दिखा रहे हो, मगर
क्या अगर ऋषभ पंत परफॉर्मेंस नहीं करते दिलीप ट्रॉफी में तो क्या आप उनको 11 में नहीं लोगे? नहीं, मैं तो नहीं मानता ऐसा होगा भाई। ये ठीक है, एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि बाकी की जो प्लेयर्स होंगे, मैं मानता हूँ कि दिलीप ट्रॉफी जो हो रही है ना वो बैकअप प्लेयर्स के लिए ज्यादा हो रही है। जो चुने चुनाए खिलाड़ी हैं, ये तो अभी सोर्सेज के हवाले से खबर सुनने में भी आई थी कि जो खिलाड़ी चुने जा चुके हैं वो वहाँ है, लेकिन अब यहाँ इन दो के बीच टक्कर है कि ईशान किशन और ध्रुव जुरेल में से कौन जाएगा, क्योंकि ध्रुव जुरेल ने कुछ गलत किया नहीं है। जितना मौका इंडियन टीम के लिए मिला उन्होंने परफॉर्म किया, सेम गोज फॉर ईशान किशन, टेस्ट में जितना मौका मिला उन्होंने किया है। अब इन दो में टक्कर है कि बैकअप विकेटकीपर टीम का कौन बनेगा, लेकिन ऋषभ पंत से कॉम्प्रोमाइज करना उसके बेसिस पे वो मैं नहीं मानता। मतलब और ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि भाई आपने एक पैमाना सा तो बना रहे हो, आप माहौल सा बना रहे हो। आपने 10 खिलाड़ियों को जो टीम इंडिया में खेलते हैं आपने बना दिया कि भाई आप दिलीप ट्रॉफी खेलिए, वहां पर परफॉर्मेंस दीजिए। सिलेक्टर्स आएंगे जी देखने के लिए, चीफ सिलेक्टर नहीं मगर जो बाकी दूसरे सिलेक्टर्स हैं वो मैदान पर आएंगे, स्टेडियम में मौजूद रहेंगे, परफॉर्मेंसेस देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे, बातचीत करेंगे खिलाड़ियों से, नेट्स में वो क्या कर रहे हैं वो देखेंगे। मगर सवाल यही है कि भाई ऋषभ पंत 1.5-2 साल के बाद जब वापसी कर रहे हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो आप क्या उनको 11 में नहीं रखोगे क्या? है मतलब ये एक बड़ा सवाल है। मतलब ठीक है, पोर्ट्रे करना अलग बात है, मगर चलो जी आप इतना भी ना किसी से ना एकदम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक वेलकम चेंज है, एक फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। उस सेकंड स्टेप पे भी जो है टीम इंडिया आ सकती है, मगर जो प्रूवन मैच विनर्स है उनको तो आप कैरी करोगे, उन पर तो आप भरोसा जताओगे। जैसे अभी दीपेश बता रहे थे कि वो सेकंड विकेट कीपर के स्लॉट, बैकअप विकेट कीपर के स्लॉट के लिए जो है ना वो फाइट रहेगी, ईशान किशन वर्सेस ध्रुव जुरेल। ध्रुव जुरेल ने अच्छा किया हुआ, ईशान किशन बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं और स्किल वाइज कहीं से भी कम नहीं है। ईशान किशन इंपैक्टफुल इनिंग्स खेलना जानते हैं और गेंदबाजी करके वो मैसेज भी दे रहे हैं कि भाई अब मैं कुछ भी करके ना टीम में आना चाहता हूं, जगह बनाना चाहता हूं। ये एक अच्छी बात है जो देखने को मिल रही है। और अगर खिलाड़ी अपनी पोजीशंस के लिए फाइट कर रहे हैं ना तो ये हेल्दी कंपटीशन कहलाता है। इसके अंदर फिर कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। ये हेल्दी कंपटीशन है, होना चाहिए एक अच्छी टीम के लिए जहां पर बहुत सारे ऑप्शंस हो और आप वो चुनो जो उस वक्त सबसे बेस्ट है। एक और बड़ी के लिए काम है ना, आपने देखोगे कि WTC का फाइनल हमारे लिए भारत ने खेला जी, बिल्कुल टीम में भी नहीं है, कहीं कहीं रेस में नहीं है, किसी रेस में भी नहीं है। ये मतलब आप एक चेंज देखिए। ऋषभ पंत के आने से इंग्लैंड इंग्लैंड के खिलाफ मेरे ख्याल से 1-2 टेस्ट मैच खेल के फिर वो बाहर ही हो गए जी, बिल्कुल बाहर हो गए। उनके बाद फिर ध्रुव जुरेल ने जिम्मेदारी संभाल ली और ध्रुव जुरेल इज अ वेरी गुड विकेट कीपर व्हेन इट कम्स टू टेस्ट क्रिकेट। यहाँ अच्छी बात है ना, मतलब कहाँ धोनी के बाद हमारे पास एक भी विकेट कीपर ढंग का नहीं था, रिद्धिमान शाह को खिलाते थे, लेकिन फिर ऋषभ पंत आए। मतलब मोटी बात ये है कि विकेट कीपर की जब बात आएगी ना तो धोनी ने उसकी डेफिनेशन बदल दी है, ठीक है। और अब सिर्फ विकेट कीपिंग करने से काम नहीं चलेगा, अब आपको उसके साथ में बल्लेबाज होना चाहिए। अगर आप एक अच्छे बल्लेबाज हो जैसे कि ध्रुव जुरेल है तो अच्छी बात है, मगर अगर आप इंपैक्टफुल बल्लेबाज हो जैसे कि ईशान किशन है या फिर ऋषभ पंत है तो फिर आपकी जगह बनती है 11 में। फिर आप वॉक इन करते हो, फिर आप एश्योर हो सकते हो कि भाई हाँ भाई मेरे को जगह मिलेगी, मेरी जगह को कोई खतरा नहीं है। ये अच्छी चीजें जो हो रही हैं। और ये विकेट कीपर बल्लेबाज की हमने आपको बता दी फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट जो 3-4 स्लॉट्स खाली हैं, बाकी तो अपने आप टोटली भर जाते हैं। 11 भी दिखाएंगे जो हमने संभावित 11 बनाई है जो फर्स्ट टेस्ट मैच में उतरनी चाहिए, मगर उससे पहले हम आपको वो 3-4 पोजीशंस पे जहां पर फाइट है ना वो इंफॉर्मेशन पूरी दे दें। विकेट कीपर बल्लेबाज से आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 की पोजीशन, यहां पर फाइट है जी। ऊपर के 4 बल्लेबाज अपने आप को ऑटोमेटिकली चुनते हैं, नंबर 5 पर कौन होगा, बड़े सारे ऑप्शंस हैं। आप उन ऑप्शंस में से क्या एक्सरसाइज करो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। पहले ऑप्शंस आपको दिखा देते हैं। 4 दावेदार हैं जी यहाँ पर। सबसे पहला दावा जो है वो KL राहुल का है, प्लेइंग 11 में उनकी वापसी हो सकती है। याद रखिए KL राहुल इंग्लैंड में जो इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई थी, जो पिछली टेस्ट सीरीज थी इंडिया की, उसमें वो चोटिल होकर बाहर हुए थे, ड्रॉप नहीं हुए थे। श्रेयस अय्यर गंभीर उन पर पूरा भरोसा करते हैं। वो उस टेस्ट सीरीज में इसलिए नहीं खेले थे क्योंकि उन्होंने घरेलू मैचेस नहीं खेले थे, BCCI ने उन पर जो है उनका चयन ही नहीं किया, एक्शन लिया था उनका एक तरीके से, और फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया था। मगर अब गौतम गंभीर के हाथों में कमान है, वो कोच हैं, श्रेयस अय्यर पर वो भरोसा करते हैं। श्रेयस अय्यर स्पिन को अच्छा खेलते हैं, होम कंडीशंस के अंदर वो एकदम सूटेड है 5 नंबर के लिए, तो श्रेयस अय्यर भी दूसरे दावेदार बनते हैं। सरफराज खान बहुत बढ़िया किया इन्होंने, ठीक है। पब्लिक बहुत इंतजार कर रही थी इस खिलाड़ी का आने का, ये खिलाड़ी आया, इस खिलाड़ी ने रन बना के दिया, आपको काम करके दिया, ठीक है। आपका परसेप्शन जो भी हो इनके बारे में, ये दिखते जैसे भी हो, उस तरीके का ऑरा ना हो बेशक, ठीक है, मगर बात ये कि भाई काम इन्होंने करके दिया, ये इस खिलाड़ी की खूबसूरती है। हालांकि खुद मान रहे हैं सरफराज खान के भाई मेरे अब सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है, मान रहे हैं खुद के भैया बहुत कम है क्योंकि अब रेगुलर्स आपके वापस आ गए ना, ठीक है। सूर्या को क्या नाम भी यहाँ पर जो है वो शामिल है।
सूर्य कुमार यादव को बुची बाबू टूर्नामेंट खेल रहे हैं, वो साथ में दिलीप ट्रॉफी भी खेलेंगे, वहां परफॉर्मेंस हो जाएंगी तो ये थोड़ा ओवर हो जाएगा फिर अगर वो ठीक है। दोबारा से अब टेस्ट आप टीम। अब आप टेस्ट करना चाह रहे हो ना, अब तो आप एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो कि हम एक और मतलब एक्स फैक्टर को जो है ना वो ले आए टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी। ऋषभ पंत तो है ही, एक और एक्स फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं 11 में आ जाए तो फिर बात जो है कुछ अलग हो सकती है। एक्सपेरिमेंट है, मगर किस तरीके से 11 में घुसाओगे ये बड़ा, और किसको निकाल के आप उनको दोगे? क्या आप यहां पर केएल राहुल की जगह पर सूर्य कुमार यादव को पहले प्रेफरेंस दे सकते हो? बहुत मुश्किल है जी, कैसे दे दोगे, किस तरीके से दे दोगे? तो ये सारी चीजें हैं। तो नंबर 5 पर फाइट बड़ी गंभीर है, और अच्छी बात यह है कि गौतम गंभीर को इसका सॉल्यूशन मैं यही मानता हूं सर। जितने भी अभी आपने 2 सिनारियो बताए, विकेट कीपर्स में तो ईशान किशन और ध्रुव जुरेल के बीच टक्कर होगी बैकअप के लिए, लेकिन केएल राहुल की जगह के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। उनको हमने बनाने में बहुत समय लगाया है। ओपनर थे, नीचे उनको लेके आए, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो सेंचुरी मेरे को अभी भी याद है, सेंचुरियन के मैदान पे बॉलर्स के साथ खेल के उन्होंने सेंचुरी कर दी थी और इंडिया टेस्ट मैच में अच्छा कर गई थी। बहुत खुद को उन्होंने प्रूव किया है उस नंबर पे। आंकड़े आप अभी रिसेंटली हम जब बात कर रहे थे, आंकड़े उतने खास नहीं है, 34-36 की एवरेज है, बहुत ज्यादा 40 के पार भी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो सेंचुरी है वो 8 की हैं, वो बड़े क्रूशियल टाइम्स पे की है जब इंडियन टीम को जरूरत थी। तो पर्सनली T20 से आप उनको बाहर रखिए, कोई वो सेटअप में अच्छे हैं भी नहीं, बहुत ज्यादा तेज खेल नहीं पाते हैं, स्ट्राइक रेट मेंटेन करने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी मैं मानूंगा कि टेस्ट और वनडे 5 नंबर केएल राहुल से बेहतरीन बैट्समैन अभी फिलहाल अपना देश तो क्या पूरी दुनिया में कोई नहीं है। मैं बिल्कुल जी, केएल राहुल एक अच्छा विकल्प है, और मतलब उनकी जगह ऑटोमेटिकली बनती है। भाई ये अनकहा करार सा है टीम इंडिया के अंदर कि भाई जो बंदा चोट के कारण, इंजरी के कारण टीम से बाहर गया है, तो जब वो वापस आएगा तो पहली पोजीशन वो उसकी बनती है क्योंकि उसने रन स्कोर किया, क्योंकि वो रन स्कोर है, उसने अर्न की थी वो पोजीशन। अब अगर कोई दूसरा उसकी जगह पर एज ए रिप्लेसमेंट आए तो उसको जगह खाली करनी पड़ेगी, चाहे वो ध्रुव जुरेल हो, चाहे फिर वो सरफराज खान हो, ठीक है। और उनको यंगस्टर भी है, वो अपनी इनिंग्स का, अपनी पारी का जो है इंतजार कर सकते हैं। अभी केएल राहुल एक प्रूवन मैच विनर है, मगर केएल राहुल वर्सेस श्रेयस अय्यर एक बड़ी टफ चॉइस है, ठीक है। ये टफ चॉइस है, और ये टफ चॉइस और टफ तब हो जाती है जब अगर आपको विदेश में खेलना हो। तो जैसे अभी दीपेश बता रहे थे, भाई उन्होंने जो भी 8 शतक किए हुए उनमें से 4-5 उन्होंने विदेश में बढ़िया शतक किए हुए, मगर जब आपको देश में खेलना हो, खासतौर पर चेन्नई में खेलना हो जहां पे पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा, तो आप श्रेयस अय्यर को क्यों नहीं उतारना चाहोगे जो स्पिन को डोमिनेट करता है? तो ये एक थोड़ी सी टफ चॉइस है। ऐसा नहीं है ना कि स्पिन के आगे केएल राहुल बहुत ज्यादा वीक हैं। दोनों की आप देख के चलिए ना, केएल राहुल आपको एक, और दोनों के आंकड़ों में कोई ज्यादा फर्क भी नहीं, कोई फर्क नहीं है। तो स्टेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो वो केएल राहुल ज्यादा देते हैं, फिर भी मतलब आपको एक ऐसी फील होती है कि कल को विराट और रोहित आउट हो जाते हैं तो नीचे केएल हैं। श्रेयस के साथ वो फील नहीं होती, क्योंकि वो स्पिन पे भी एक आध बार फंस सकते हैं, और 1-2 बाउंसर्स फिर उनका क्या नाचते हैं वो देखिए। और दूसरा क्या है ना, आप एक पोजीशन पे ना एक बंदे को सेटल करना चाहोगे ना, आप उसको इनसिक्योर थोड़ी ना रखना चाहोगे, बार-बार थोड़ी ना बदलेंगे कि भाई विदेश में केएल खेल लो, यहाँ श्रेयस खेल लो। हाँ, तो मतलब फिर वो कैसे हो गया? फिर वो तो इनसिक्योरिटी होगी ना, कि अगर वो वहां पर 2 टेस्ट मैचेस में नहीं चले तो आप उनको फेलियर मान लोगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे नहीं होता, आपको एक बंदे को लॉन्ग रन देना पड़ता है, उसको उस पोजीशन पे सिक्योरिटी देनी पड़ती है, तब वो जाकर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, बढ़िया जो है वो खेल पाता है। चलिए जी, ये 2 पोजीशंस हो गई जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब तीसरा स्पिनर कौन होगा, ठीक है, इस पे भी फाइट है, ठीक है भाई। 2 स्पिनर तो ऑटोमेटिकली अपने आप को चुनते हैं, मैच विनर से आर अश्विन और जडेजा। टेस्ट मैचेस में कोई उनका तोड़ नहीं है, और उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करके दिया है टीम इंडिया के लिए। आपको मतलब इन दोनों ने विकेटें ले लेके मैचेस जिताए हैं इंडिया के अंदर, इसमें कोई 2 राय है ही नहीं। मगर आप तीसरा स्पिनर कौन चुनते हो? 3 ऑप्शंस हैं, आपके स्क्रीन पर लगाते हैं, और उन तीनों पर बातचीत यहां पर हो जाएगी। अक्षर पटेल अच्छा किया इन्होंने भी, ये आपको बैटिंग ऑप्शन भी देते हैं जो टीम इंडिया चाहती है। कुलदीप यादव बैटिंग पर काम कर रहे हैं, मगर वो अक्षर पटेल के कहीं भी नजदीक नहीं है बैटिंग में, मगर हाँ गेंदबाजी में वो आपको वैरायटी दे देते हैं। वाशिंगटन सुंदर, अब आप ये भी एक गंभीर के ट्रम्प कार्ड है, जो गंभीर जिनको कई जगहों पर खेलना चाह रहे हैं। इनको श्रीलंका में भी खिलाने की ऊपर कोशिश की गई थी कि भाई ये बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो उसी तरीके से भाई आपको डेप्थ दे देंगे। और टीम इंडिया को हमेशा से वो गेंदबाज पसंद आते हैं जो बल्लेबाजी भी कर सके। मगर यहाँ पर सवाल यही है कि भाई आप एक जब आप चेन्नई में पहला ही टेस्ट मैच जो है वो खेल रहे हो, तो आप 3 स्पिनर के साथ तो जाना चाहोगे। आप तीसरा स्पिनर कौन हो? आप वैरायटी के साथ जाओगे या आप अपनी बैटिंग डेप्थ जो है वो ज्यादा करोगे, जो आपको हमेशा लगी? ज्यादातर बैटिंग डेप्थ की ओर ही जाते हैं जब तक कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सामने टीम ना हो। लेकिन भाई कुलदीप यादव का भी, क्योंकि आपको अपनी बल्लेबाजी पे भरोसा नहीं है, वो ही है थोड़ा दिक्कत। अगर स्पिन में फंसती है तो अक्षर पटेल नीचे आके क्रूशियल रन दे देते हैं। हालांकि कुलदीप ने भी पिछले कुछ टाइम में बैटिंग में ठीक ठाक किया, इंप्रूवमेंट किया, वर्क इन प्रोग्रेस है ये। तो
वो तो अगर एक स्पिनर चुनने की बात आएगी अश्विन जडेजा के साथ तो फिर कुलदीप यादव बहुत आगे हैं उस रेस में। हाँ। अगर आप गेम डेप्थ की बात करेंगे तो अक्षर पटेल ने भी कुछ गलत नहीं किया, उनका तो एवरेज भैया जब से डेब्यू किया जडेजा से ज्यादा है। तो ये थोड़ा पेंच फंसता है यहाँ। अगर आप बात करेंगे तो थोड़ी सी है यहाँ कंडीशंस का आप हवाला दे सकते हो कि जब कंडीशन जिसको ज्यादा सूट करेंगी, जैसे इंग्लैंड के अगेंस्ट जब सीरीज थी तो 1-2 मैचेस में कुलदीप यादव को भी लाया गया था क्योंकि पिच कुछ उसी तरीके की थी। बिल्कुल, टर्न आपको वहां वैरायटी चाहिए और वैरायटी कुलदीप यादव से बेहतर इस वक्त कोई देता नहीं है इंडियन स्पिनर्स में। अगर अश्विन तो खैर लेजेंडरी केस है लेकिन स्टिल, तो इस वजह से अगर स्पिनर्स में टक्कर की बात आएगी तो वहां फिर कंडीशंस को फेवर किया जाएगा। फिर वहां ये नहीं देखा जाएगा कि विदेश में इसको खिला लिया उसको क्यों, जैसे आपको जरूरत होगी विदेश में आपको जरूरत पड़ेगी जडेजा की तो वो वहां खेलते ही हैं लगातार, लेकिन अगर आपको यहाँ कुलदीप यादव की भी जरूरत पड़ेगी तो अक्षर के ऊपर उनको मतलब मेरा मानना है। हालांकि पता है ये भी एक बहुत बड़ा मतलब अनफॉर्चुनेट सी बात है कि जब बल्लेबाजों की बात आती है ना तो आप ये बोलते हो कि भैया हमें स्टेबिलिटी और एक बंदे को लॉन्ग रन और एक पोजीशन पर एक बंदा खेलता रहे, उसको फ्रीडम मिले, वो एक्सप्रेस कर पाए। मगर जब गेंदबाजों की बात आती है आप तुरंत चेंज करते हो, तुरंत। ठीक है, ये अन्याय ना गेंदबाजों के साथ ना हमेशा। गेंदबाजों के केस में कंडीशन ज्यादा मैटर करती है ना, बल्लेबाज तो ढल जाते हैं। हाँ, वो होता रहता है। या तो आप बुमराह हो, हाँ, कि आप ऐसी ताकत हो टीम की कि आपको निकाल पाना, किसी के एक बल्लेबाज कम खिलाना पड़े लेकिन आप खेलोगे। अब बुमराह के पास कितने ऑप्शंस हैं आप एक बात बताइए। सिर्फ यॉर्कर का नहीं है, इन स्विंग, आउट स्विंग, रिवर्स स्विंग, उसके अलावा जब वो भी सब कुछ नहीं चलते तब एक यॉर्कर आती है। तो इतने एलिमेंट्स जब आपके पास हैं, फास्ट बॉलर, आप दुनिया के सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर हो तो फिर आपको कौन ही क्यों बाहर करेगा। तो ये अगर स्पेशलिटी आप में है तो भाई आप कभी भी कहीं भी खेल सकते हो। फिर चाहे पिच साउथ अफ्रीका की हो, भारत में चेन्नई की हो, या फिर आपकी राजकोट की हो, या फिर लॉर्ड्स की हो, आप खेलोगे। तो ये थोड़ा सा इसलिए उनको एडवांटेज भी मिलता है कि उनको नहीं बोला जाता कि जाके आप दिलीप ट्रॉफी खेल के दिखाइए। बुमराह बीइंग बुमराह, उनकी खैर जितनी तारीफ कर लें उतनी कम है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं विजुअल्स भी उनके किस तरीके की। और ये आपने बुमराह का नाम लिया ना, देखिए अब ये 3 पोजीशंस तो हमने आपको दिखाई दी, ठीक है, कि भाई ये 3 स्लॉट्स ऐसे हैं जहां पर जो है थोड़ी सी फाइट है, मारामारी है। अब जो दिलीप ट्रॉफी में अच्छा करेगा उसको जो है यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। कम से कम परसेप्शन इस तरीके का बन रहा है। कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो अलग बात है। बहुत हद तक होगा, बहुत हद तक होगा। ऐसे थोड़ा ना सारे खेल रहे हैं जाके। हाँ, बहुत हद तक चलो होना चाहिए। डंडा तो घूमा है, वरना कौन खेलता था? नहीं तो कोई नहीं खेलता था जी, ये बात जरूर है। और एक अच्छी चीज शुरू हुई है जी, आप एक ही वक्त सारा अमूल चूल बदलाव जो है ना वो एक ही साथ नहीं कर सकते। एक फर्स्ट स्टेप इन दी राइट डायरेक्शन। मैं एक चीज देखना चाहूंगा ना कि जब रणजी में सारे उतरेंगे तो क्या तब भी सरफराज खान टॉप स्कोरर रहते हैं? हाँ, तब रहते हैं तो पता लगेगा कि भाई हाँ कंपटीशन रणजी में वाकई तगड़ा है। बिल्कुल, वो वाकई बेस्ट बल्लेबाज है, 90 के एवरेज से रन स्कोर कर रहे हैं। बट जब सारे उतरेंगे तो कंपटीशन और बढ़ेगा। हाँ, मगर वो सारे उतने मैचेस खेलेंगे नहीं ना। मैं कह रहा हूँ 15 मैच भी है ना तो उसमें से 5 भी खेल ले रहे हैं, बहुत है। हाँ, मतलब चलिए ये एक वेलकम चेंज है जी जो होना चाहिए। अब दूसरी बात ये रह गई कि ये तो फाइट्स हो गई। दूसरी जगहों पर ना एक आपको यहाँ पर बुमराह और शमी को लेकर जो है ना कुछ उस तरीके की बातें हैं कि वो बांग्लादेश के खिलाफ जो है ना उनको नहीं उतारा जाएगा क्योंकि उसके बाद लगातार टेस्ट मैचेस हैं। तो यहाँ पर जो है शमी और बुमराह को उतारा नहीं जाएगा तो आपके पास 2 स्लॉट ऑटोमेटिकली खाली हो जाते हैं जो यंगस्टर्स भर सकते हैं। चलिए जी पहले पूरा बता देते हैं सिनेरियो क्या है बुमराह और शमी का, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे कि उसमें सिनेरियो क्या बनता है। बुमराह को बांग्लादेश सीरीज से जो है आराम दिया जा सकता है, मतलब एक्सटेंडेड आराम उनके लिए हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि बाद में उनको इसलिए संभाल के रखा जाएगा फ्रेश लेग्स के साथ आए, न्यूजीलैंड की सीरीज खेलें, फिर ऑस्ट्रेलिया में जाकर बॉर्डर गावस्कर सीरीज, फिर चैंपियंस ट्रॉफी है, तो इसलिए बुमराह को थोड़ा सा जो है एक्सटेंडेड आराम देने की बात यहां पर की जा रही है। सितंबर तक शमी के मैच फिट होने की उम्मीद जो है ना वो कम है। ये एक चीज है कि भाई शमी जो है, पहले बात हो रही थी कि भाई वो शमी जो है वो लीड करेंगे अटैक को, मगर अब शमी के भी मैच फिट होने की उम्मीद कम है और टीम इंडिया जो है रश नहीं करना चाहती शमी के साथ भी। तो शमी की जगह मुकेश या आकाशदीप को मौका मिल सकता है। मुकेश और आकाशदीप दोनों ने टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं। बुमराह की जगह अर्शदीप या खलील को मौका मिल सकता है, इन दोनों ने टेस्ट मैच डेब्यू अभी नहीं किया है। मोहम्मद सिराज जो है वो यहां पर तेज गेंदबाजी में जो है अगुवाई करेंगे, ठीक है, और वो जो है वो बुमराह और शमी के गैर मौजूदगी में एक तरीके से तेज गेंद उनके लिए भी बड़ा रोल हो जाएगा कि भाई वो तेज गेंदबाजी की अगुवाई करेंगे। मगर 4 नाम जो है मिक्स में आ गए आपके साथ, मुकेश, आकाशदीप, अर्शदीप और खलील, इनमें से किसी 2 को जो है वो मौका मिलेगा। अर्शदीप और खलील को अगर मौका मिलता है तो फिर वो उनका डेब्यू होगा।
अर्शदीप को मिल सकता है और आकाशदीप अपनी जगह बचाने में कामयाब रहेंगे। उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया था, मतलब रिस्क नहीं लेना चाहिए उनको लेकर, जैसा भी प्रदर्शन उनका रहता है, जो भी कुछ रहता है। 3 विकेटें अपने डेब्यू पे ही बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने निकाल के दी थी। तो मैं ये नहीं मानता कि आकाशदीप को बाहर किया जाना चाहिए। जब चांस है तो उनको टीम में बिल्कुल लाना चाहिए। जिस तरह का प्रदर्शन उनका रहता है, जिस तरह वो खेल दिखाते हैं, तो उनके साथ तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। उन्होंने प्रदर्शन अच्छा किया, बाकी एक डेब्यू कराना है तो आप खलील की जगह अर्शदीप सिंह को मैं टेस्ट क्रिकेट में देखना चाहता हूं। काउंटी में भी उन्होंने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था, गेंद उनकी लहरती बड़ी अच्छी है। हाँ। और लेफ्ट आर्म पेसर हम मिस कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज्यादा हद तक, पता नहीं कितने साल से। व्हाइट बॉल क्रिकेट में फिर भी बहुत सारे बॉलर्स ऐसे आए हैं जो लेफ्ट आर्मर्स रहे हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में एक इंडियन लेफ्ट आर्म सीमर जहीर खान के बाद से मैं बहुत मिस करता हूं। चाहिए एक गेंदबाज ऐसा आपको, तो अर्शदीप को वहां ट्राई किया जाना चाहिए विद आकाशदीप एंड मोहम्मद सिराज। बिल्कुल जी, आप देखते हैं कि किन युवा तेज गेंदबाजों पर दांव खिला जाता है। अगेन दी सेम स्टोरी, जो दिलीप ट्रॉफी में अच्छा करेगा उसके चांसेस बढ़ जाएंगे, उसको जो है मौका मिल सकता है टेस्ट सीरीज के अंदर। मोटी मोटी रूपरेखा क्या होगी पहले टेस्ट मैच की, हमने अपनी संभावित 11 जो है ना वो बनाई है, आपके स्क्रीन पर फटाफट से लगाते हैं कि ये संभावित 11 जो है वो आपको नजर आ सकती है। रोहित शर्मा कप्तान, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन। इस केस में आर अश्विन तक आपको बल्लेबाजी मिल जाती है। अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज आपके 2 तेज गेंदबाज हो गए जो उतनी बल्लेबाजी नहीं कर सकते। तो इस तरीके की 11, 3 स्पिनर्स, 2 पेसर्स और बाकी बल्लेबाज आपके सामने स्क्रीन पर लगे हुए हैं। तो ये 11 जो है वो आपको नजर आ सकती है। चलिए जी, आखिर में आ जाते हैं उस सिनेरियो पर कि भाई ये इतनी मारामारी हो क्यों रही है। इतनी मारामारी हो इसलिए रही है जनाब कि अब जो है टेस्ट मैचेस वो सिर्फ बायलैटरल टेस्ट मैचेस नहीं रह गए, अब उसमें WTC के जो है वो पॉइंट्स उन टेस्ट मैचेस को जीत के आपको मिलते हैं और आप WTC का फाइनल खेलते हैं और आपको ICC ट्रॉफी जीतने का मौका मिलता है। 2 WTC के फाइनल हो चुके हैं, टीम इंडिया 2 बार फाइनल में पहुंचकर हार चुकी है। इस बार फाइनल में पहुंचकर टीम इंडिया जो है WTC की ट्रॉफी उठाना चाहती है। रोहित शर्मा अपनी कैप्टनसी में ये ख्याति भी प्राप्त करना चाहते हैं। गौतम गंभीर के लिए भी ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। तो WTC का सिनेरियो टीम इंडिया के लिए एज ऑफ नाउ क्या है आपको समझा देते हैं ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए एकदम से। टीम इंडिया को 2024-25 में कुल 10 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। फाइनल में पहुंचने के लिए, मतलब WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए जो इंग्लैंड में ही खेला जाएगा, 7 टेस्ट मैच इन 10 में से जीतने जरूरी है। शुरुआत होगी बांग्लादेश से, 2 टेस्ट मैच उनके खिलाफ, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-3 टेस्ट मैच। ये दोनों सीरीज होम सीरीज है, मतलब दोनों टीमें जो है भारत आएंगी और हिंदुस्तान की पिचेस पर ये मुकाबले खेले जाएंगी। फिर साल के अंत में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है जिसके लिए टीम इंडिया ट्रैवल करेगी ऑस्ट्रेलिया। 5 टेस्ट मैचेस वहां पर खेलने हैं, तो घर पर 5, ऑस्ट्रेलिया में 5, इन 10 में से 7 जीतते हो तो आप WTC के फाइनल में पहुंचते हो। तस्वीर एकदम साफ है, इसीलिए बहुत ज्यादा मारामारी, बहुत ज्यादा पिक एंड चूज यहां पर किया जा रहा है कि आप किसी तरह अपने 14-15 जो है बेस्ट बना लो और 7 टेस्ट मैचेस जो ये जीत सके, ये टीम जिता सके और WTC का फाइनल एक बार दोबारा से खेला जा सके। इसलिए ये सारी जद्दोजहद जो है वो की जा रही है कि आप अपने बेस्ट चुनो, बेस्ट फॉर्म में जो खिलाड़ी हैं उनको चुनो ताकि इस बार कोई चूक ना हो। बिल्कुल सही बात है जी, इस बार कोई चूक ना हो। अब आंखें तरस गई हैं देख देख के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में दूसरी टीमें आके डोमिनेट करके चली जाती हैं। और बुरी खबर ये है कि इस बार भी इंग्लैंड में ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, तो इस बार जीतिए, कुछ भी कीजिए, कैसे भी करिए भाई, इस बार खेल के आइए और जीत के आइए। बट उससे पहले तो ये 10 मैचों के जो मतलब सिलसिला आपने बताया, इसमें से 7 जीतने जरूरी है, जिसमें से 5 तो ऑस्ट्रेलिया में। तो बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, स्पेशली अगेंस्ट बांग्लादेश एंड न्यूजीलैंड। जब घर में 3 टेस्ट मैच उनसे और 2 उनसे, तो 5 अगर यहाँ जीत जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में से 5 में से 2 आप जीत सकते हो। फिर आप पे प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ एक भी हारे या एक भी ड्रॉ करवाया तो फिर वहां इतना प्रेशर होगा, क्योंकि 5 में से वहां 3 टेस्ट मैच जीतने इस फॉर्म में थोड़ा ऑस्ट्रेलियन टीम भी फिर आपको अपने 200% पे खेलना पड़ेगा। और अच्छी आइडिया यही होता है, अच्छा बड़ा सियाना कप्तान वही होता है जैसे धोनी करते हैं IPL के अंदर के। चेन्नई को अपना गढ़ बनाते हैं, जब ट्रैवल करते हैं तो 2-3 मैचेस जीत लिए, मगर चेन्नई में कोई मैच नहीं हारना। 7 मैचेस वहां पे, फिर बाकी 7 में से 3-4 जीत लिए, आप अपना जो है प्लेऑफ में पहुंच गए। कैप्टन तो ऋतुराज है ना, धोनी ने ही शुरू किया ना सारा कहानी पे। यार कब आप बंद करोगे ये बताओ, धोनी चेन्नई के कैप्टन कब नहीं होंगे? देखिए जब भी बात होगी ना तो धोनी की बात जरूर होगी, कप्तानों की बात होगी, कैप्टनसी की बात होगी और हिंदुस्तान में बात होगी तो धोनी की बात जो है करनी बनती है। कुछ उसी तरीके का काम जो है टीम इंडिया को अब करना पड़ेगा। खैर अब मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए, डिस्कशंस के लिए आप स्पोर्ट्स 9 को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। टाटा बाय बाय।